बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स हो या आप ये कहें एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, दोनों ही एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं और दोनों ही एनालॉजीज और होमोलॉजीज की बात करते हैं। दोनों ही सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं। बट यहाँ पर जो नई चीज़ है जो इन्हें दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ, that their methods are more open to analysis and testing and thus are more specific than those of evolutionary specific। वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के डाटे की निस्बत हमारा जो मेथड है उन चीज़ों को, उन सिमिलैरिटीज को, इन डिफरेंसेस को डिटेक्ट करने का, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है और उस पर ज़्यादा ओपन तरीके से टेस्टिंग और ये चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें वो हैं। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमने डिस्कस करना है कि जब क्लेडोग्राम बनाते हैं तो उसको किन चीज़ों की बुनियाद पर बनाया जाता है, कैसे उस ट्री डायग्राम को ड्रा किया जाता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है सिम्प्लिजियोमॉर्फिज्म। इसमें क्या है? सिम्प्लिजियोमॉर्फिज्म। सिम्प्लिजियोमॉर्फिज्म क्या है? ये ऐसे करेक्टर्स को कहते हैं, वो तमाम करेक्टर्स जो कि इस ट्री डायग्राम के अंदर मौजूद किसी एक खास ग्रुप के अंदर सिमिलर हो, मतलब एक ग्रुप के अंदर वो करेक्टर मतलब सिमिलर हो सकते हैं, 100% सिमिलर तो नहीं है, तो वो एक करेक्टर जो तमाम के अंदर पाया जाता है, सब के अंदर सेम है, उस करेक्टर को आप क्या बोलते हैं? सिम्प्लिजियोमॉर्फिक। अब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी करेक्टर उनके अंदर सिमिलर होंगे सारे सिम्प्लिजियोमॉर्फिक। लेकिन वो कहता है कि ये जो सिम्प्लिजियोमॉर्फिक हैं, इससे ये पता चलता है कि दे शेयर्ड एंसेस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि इनके जो अबाव अजदाद, इनके जो पेरेंट हैं वो शेयर हो रहे हैं सबके अंदर, मतलब सबके साथ सबके पेरेंट वो ही हैं, बट नॉट डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप विद इन ग्रुप। लेकिन सिम्प्लिजियोमॉर्फी से आप ग्रुप के अंदर मौजूद जो जानदारों के एक दूसरे के साथ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को के दरमियान में रिलेशनशिप्स पॉइंट नहीं कर सकते। आपको जस्ट उनकी एंसेस्ट्री के बारे में आइडिया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखें तो हमारे पास एक आउट ग्रुप है। ये आउट ग्रुप क्या है? जब हमने एक ट्री डायग्राम ड्रा करते हैं तो ट्री डायग्राम के अंदर वो ग्रुप जो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी नहीं होता, उसे आप क्या बोलते हैं? आउट ग्रुप क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि जैसे कि जो है ट्यूनिकेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, इन्हें इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्डेट्स के दो पोर्शन हैं, एक वर्टिब्रेट्स है और एक इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है। अब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट ना तो इनवर्टिब्रेट है ना वर्टिब्रेट है, बल्कि ये दरमियान में मौजूद है दोनों के। अब अगर हमने वर्टिब्रेट को स्टडी करना है तो हम वर्टिब्रेट को स्टडी करेंगे, लेकिन वर्टिब्रेट्स के ग्रुप के अंदर कुछ करेक्टर उसके शेयर हो रहे हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के, तो वो हम आउट ग्रुप के तौर पे साथ लिखेंगे कि ये हमारा आउट ग्रुप है, मतलब हमारी स्टडी में तो नहीं है, बट इसके कुछ करेक्टर इनसे शेयर होते हैं इसलिए साथ होता है। अब यहाँ पर एक ट्री डायग्राम ड्रा की गई है, एक क्लेडोग्राम है हमारे पास। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये जो करेक्टर ए है, ये जो करेक्टर ए मैंने इसको लेबल किया है, ये करेक्टर ए आप देखें स्टार्ट में मौजूद है। ये वो करेक्टर है जो, अब पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 1 2 3 4 5 ये लीनियर है, टैक्सॉन्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये ABCDEFGH ये करेक्टर्स हैं। ये क्या चीजें? ये करेक्टर्स हैं। अब बच्चे जो करेक्टर ए है
जो एंसेस्टर है इन तमाम ग्रुप का और इन तमाम करैक्टर इससे निकल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख लें स्टेम पे नीचे ये मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक करैक्टर है जिसे आप क्या कहेंगे, सिंप्लिजियोमॉर्फिक बिटवीन 1 to 4 एंड आउट ग्रुप। 1 से 4 तक का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो टैक्सॉन है और आउट ग्रुप, इन सब का पांचों का जो सिंप्लिजियोमॉर्फिक करैक्टर है वो ए। अब आप ये कहेंगे जैसे करैक्टर बी है, इसको मैं जरा आपको बाद में से एक्सप्लेन करता हूँ, हम एक और डेफिनेशन पढ़ लें फिर इसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये आउट ग्रुप है 5, इसे हमने अंडर स्टडी नहीं रखा हुआ, तो ये आउट ग्रुप हो गया 1 to 4 टैक्सॉन हो गया। अब बात आती है हमारे पास एक और करैक्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड करैक्टर और सिनएपोमॉर्फिज्म। डिराइव्ड करैक्टर और सिनएपोमॉर्फिज्म। सिनएपोमॉर्फिज्म क्या है बच्चे, ये वो करैक्टर है जो इस क्लेडोग्राम के अंदर, इस लीनिएज के अंदर किसी एक ग्रुप के अंदर तो मौजूद है और दूसरे में नहीं है, जिसकी वजह से ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर रहा है, डिफर कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हम दोबारा डायग्राम पे आते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो करैक्टर बी जो है हमारे पास, ये आउट ग्रुप के बाद ओरिजिनेट हुआ है, मतलब ये करैक्टर इवॉल्व तब हुआ है पांचवें ग्रुप बनने के बाद में। तो इसका मतलब जो करैक्टर बी है हमारे पास, ये करैक्टर बी एक सिंप्लिजियोमॉर्फिक करैक्टर है, किसका, 1 2 3 और 4, क्योंकि ये ऊपर वाले तमाम में मौजूद होगा, बट इट्स अ सिनएपोमॉर्फिक करैक्टर बिटवीन 5 एंड 1 to 4। मतलब 1 2 3 4 एक ग्रुप हो गया और 5 एक ग्रुप हो गया। ये बी जो है ये 5 में मौजूद नहीं है बट 1 to 4 तक मौजूद है, तो ये 1 to 4 तक के ग्रुप को अलग करता है 5 से। हर करैक्टर सिंप्लिजियोमॉर्फिक भी है, हर सिनेपोमॉर्फिक है। अब बी सिंप्लिजियोमॉर्फिक किसके लिए, 1 2 3 4 के लिए, ये सब में, बट सिनेपोमॉर्फिक किसके लिए, 5 और 1 to 4 के लिए। इसी तरह आप ये देखें करैक्टर सी है, ये जो आपके पास कैरेक्टर सी है, ये कैरेक्टर सी 1 और 2 ग्रुप का एंसेस्टर है, लेकिन 3 और 4 के बाद इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर सी 1 और 2 पे सिंप्लिजियोमॉर्फिक है क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलर है, बट 3 और 4 के लिए सिनएपोमॉर्फिक है क्योंकि 3 और 4 को ये 1 और 2 से अलग कर रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि 1 2 अलग है, 3 4 अलग है। और एज करैक्टर वो है जो जस्ट 1 के अंदर मौजूद है और ये 1 को 2 3 4 5 सबसे अलग करता है और हमें सिंगली इसका बताता है। क्लियर हो गया। तो ये सिंपली थियोमॉर्फिस और सिनएपोमॉर्फिस है, और इसके नतीजे में ये जो डायग्राम ड्रा हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लेडोग्राम। अब हम एक और नए कुछ करैक्टर देख के देखें, ये वर्टिब्रेट्स की क्लेडोग्राम है। क्या है, क्लेडोग्राम है किनकी, वर्टिब्रेट इसमें है, सारे के सारे फिशेस से लेके एम्फीबियन तक। ये एक ओरिजिनल क्लेडोग्राम बनाई गई है असल करैक्टर लिख के। मैं इसमें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये एक करैक्टर है। ये क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है एग के अंदर, उसके इर्द गिर्द 3 झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जस्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन 3 वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है। फिशेस और एम्फीबियन के अंदर ये करैक्टर मौजूद नहीं होते। इट्स मीन
देखें आप यहाँ पर भी देखें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं ये नीचे जहाँ पर मौजूद है, मैंने लेबल किया है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके ये ऐड हो रहा है इसके मेटा के अंदर, जिसमें लिजर्ड और स्नेक्स हैं और इधर टर्टल्स हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। और ऑनवर्ड के तमाम के अंदर एवी बर्ड्स के अंदर भी होगा और मैमल्स के अंदर भी होगा। तो इसने क्या किया है, वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप बना दिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बुनियाद पर बने के। कैसे? फिशेस और एम्फीबियन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ये सिम्प्लिजियोमॉर्फिक हैं किसके लिए? रेप्टाइल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए। जबकि दीज आर सिनएपोमॉर्फिक कैरेक्टर फॉर फिश एम्फीबियन, between fish amphibian and mammals, birds और reptiles। मतलब ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान, मैमल्स और फिश और एम्फीबियन के दरमियान एक सिनेपोमॉर्फिक है जो इनको एक दूसरे से सेपरेट बनाता है, बट तीनों के लिए सिंपली जियोमॉर्फिक है। मैं एक और करेक्टर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब देखें हम फर्दर डीप जाते हैं। अब हम जितना डीप जाते जाएंगे उससे मजीद डिफ्रेंसिएशन होती जाएगी। हम लेते हैं करेक्टर हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड, ये जो हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड है ये मैमल्स की प्रॉपर्टीज है। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? जस्ट मैमल्स की। इसका मतलब क्या हुआ, मैमल्स के अंदर जितने भी जानदार आते हैं, ह्यूमन, काउ, एनी अदर एनिमल दैट इज मैमल, ये सब के लिए क्या है, सिंप्लिजियोमॉर्फिक करेक्टर है। बट ये बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, उनमें ये करेक्टर नहीं पाए जाते। ना वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ना उनके hairs होते हैं बहुत। तो hair and mammary glands are symphysiomorphic character in case of mammals, but it's a synapomorphic character between mammals and fish, amphibian, reptile, birds। अब और करेक्टराइजेशन थी, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ली तब हमारे पास मैमल, बर्ड, रेप्टाइल एक ही ग्रुप में थे, और जब हमने मजीद बारीकी के अंदर गए हैं तो मैमल्स भी उस ग्रुप में से निकलकर बिल्कुल अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह करेक्टर्स की बुनियाद पर हम डिवीजन करते हैं। जैसे ये फिनेस्ट्रा इंटीरियर टू आई है, ये है। ये फिनेस्ट्रा इंटीरियर टू आई ये प्रॉपर्टी है बर्ड्स की। जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के बाद हम फिनेस्ट्रा इंटीरियर टू आई देखें तो ये बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती है, रेप्टाइल्स में नहीं है। तो ये फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स को भी अलग कर देती है, लेकिन एवीज और मैमल के लिए सिंपली जियोमॉर्फिक होकर एक कर देती है। और जब हेयर और मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे तो फिर बर्ड्स में से मैमल्स भी निकल जाएंगे। इस तरह हम कैरेक्टर्स को लेते हैं, उनकी सिनेपोमॉर्फिक भी देखते हैं, उनकी सिंप्लिजियोमॉर्फिक भी देखते हैं। सिंप्लिजियो की जब की बुनियाद पर हम उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, और जहाँ सिनेपो बन रहा हो वहाँ पर उनको अलग कर। तो हर करेक्टर सिनेपो भी है किसी न किसी ग्रुप के साथ, और हर करेक्टर किसी न किसी ग्रुप में सिंप्लिजियो। अब देखिए आउट ग्रुप कौन सा है, ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर आउट ग्रुप। आपको बता दिया है कि ये क्या है, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं इन दो ऑर्गेनिज्म को, और बाकी सारे क्या है, वर्टिब्रेट है, कॉर्डेट्स है प्योर। तो ये इन बिटवीन है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के दरमियान। तो हम वर्टिब्रेट स्टडी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इनका लिंक है, कुछ शेयरिंग है इनके करेक्टर्स की, इसलिए ये
इसके साथ आया है और ये आउट ग्रुप की तौर पे ही आया है। ये हो गया बच्चों। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि ये सारा यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक से लेके चलते रहना है। ठीक है, ये क्लेडोग्राम है, ये भी सारा आप लोगों ने तैयार करना है। यहाँ से ये डायग्राम पे आ जाना है, फिर डायग्राम से नीचे आपने ये सारा पैराग्राफ करते हुए यहाँ पर ये है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यहाँ तक करना है। उसके बाद इसे यहाँ पे स्टॉप कर देना है। इतनी इसमें सारी वही एग्जांपल है जो मैंने एग्जांपल दी। अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो यहाँ इस लाइन तक आप पढ़ें, बेहतर है। ये जो लाइन है ना इस ग्रुप की, ये जो लाइन इस लाइन तक पढ़ लें तो बेटर है, लेकिन यहाँ तक भी एक कंप्लीट हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल एक, लेकिन यहाँ तक पढ़ लें तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी। इसके बाद ये नीचे वाला पैराग्राफ और ये डायग्राम के साथ वाला पैराग्राफ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दें। इसके बाद कल के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होना है बच्चे। ये होना है हमारा जो टॉपिक होगा ये है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 3 टॉपिक बनते हैं और ये आपके इस सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक टॉपिक मस्ट आपके पेपर में आना होता है। ये बहुत बेस्ट तरीके से करने हैं, ये सारे हैं अच्छे तरीके से समझने और इसे पढ़ना है, रीड करना है। अब रहेगी बात प्रीवियस लेक्चर की, तो इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ। आप ऐड हो और यहाँ पर आप लोग इतने में आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। जी बेटा, आप हारमोन करो, आप बात करो, अनम्यूट हो जाओ, मैंने अलाउ किया है। सर ये जो लास्ट पे आपने समझाया सर उसकी बिल्कुल भी समझ। लास्ट पे कौन से वाला बच्चे? सर वो जो ग्राफ आपने समझाया सर वो वाला। जो सबसे नीचे जो ग्राफ समझाया है, जी सर, जो सबसे नीचे ग्राफ समझाया। मैं बच्चे करता हूँ, मैं दोबारा समझा देता सर थैंक यू सर। हूँ। लेकिन उसके बाद आप लोगों से आप दोबारा देखिए बच्चे, जो आपकी लास्ट डायग्राम है, लास्ट डायग्राम को आपने ज़्यादा डायग्राम की डिटेल में नहीं जाना, उसमें परेशान नहीं रहना। ठीक है, आपने जितनी मैंने बात समझाई है सिर्फ उतनी समझने की कोशिश करें। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे हमने एक करैक्टर लिया, उधर करैक्टर ए बी सी थे, हमने यहाँ पे एक करैक्टर लिया है प्रॉपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। वैसे तो आपके नेक्स्ट टर्म का टॉपिक है, लेकिन वैसे मैंने जर्नल बताया कि ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं एग के अंदर, जो एम्ब्रियो के इर्द। अब इन ये करैक्टर जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला, ये जस्ट मौजूद है रेप्टाइल्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है और मैमल्स में। फिश और एम्फीबियन में ये नहीं होता। अब ये करैक्टर क्योंकि रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, मैमल्स में भी है, तो ये इन तीनों के लिए एक क्या है, सिंपली जियोमॉर्फिक करैक्टर है, क्योंकि ये तीनों में सिमिलर है। लेकिन जब हम 2 ग्रुप बनाएंगे, फिश एम्फीबियन
रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये 2 ग्रुप बनाए। इन दोनों के लिए ये क्या है, सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर है, क्योंकि फिश और एम्फीबियन में ये नहीं है, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में है, तो ये इन 2 ग्रुपों को अलग कर देता है। सिमिलर हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड, हेयर और मेमोरी ग्लैंड ये जस्ट मैमल्स के करैक्टर है। तो मैमल्स के अंदर जितने भी एनिमल आ जाते हैं उनके लिए ये एक क्या है, सिंपली जो मॉर्फिक करैक्टर है उन सब में मौजूद है। लेकिन ये फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स में हेयर भी नहीं होते, मेमोरी ग्लैंड भी नहीं होता, इसलिए ये मैमल से अलग हो जाते हैं। तो उस वक्त ये इनके दरमियान में ये एक सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर है। आप बताएं कोई चीज मजीद, क्लियर हुआ? जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। और बच्चों किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, होप्स कि आप सब लोगों को समझ आ गई है। इंशाल्लाह आप फिर। सर जी सर प्रीवियस टॉपिक में सर होमोलॉजीज और एनालॉजीज का बता दें। जी, होमोलॉजी बेटा उन तमाम आर्गन्स को कहते हैं, वो आर्गन जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिन्हें आप स्टडी कर रही हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरली सेम हो, कैरेक्टर्स दैट आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट, उन्हें आप बोलते हैं होमोलॉजी। लाइक बैट के विंग्स हैं, हमारे हाथ हैं, व्हेल के फ्लैपर्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है, फंक्शन सबका अपना अपना है। तो दीज आर होमोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबके जो अबव अजदाद जो एंसेस्टर हैं वो सेम है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर सेम है। फंक्शन तो इसलिए हमारे डिफरेंट हुए, क्योंकि हमारे फंक्शन तो इसलिए हमसे डिफरेंट हो गए हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जबकि एनोलॉजीज क्या होती हैं, वो करेक्टर्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली मुख्तलिफ हैं, फंक्शनली सेम है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे करेक्टर हैं जो कि मुख्तलिफ पेरेंट्स से आए हैं, इसलिए मुख्तलिफ साख्तें हैं उनके अंदर, बट वो एक ही माहौल में रह रहे हैं, इसलिए उनका फंक्शन सेम है। दीज आर एनोलॉजी। यस सर। और कोई बच्चों और कोई क्वेश्चन?